हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी बात कही है, बी योरसेल्फ एंड पीपल विल लाइक यू। तो दोस्तों क्या होता है कि हम सामने वाले को अच्छा दिखाने के लिए या उसके सामने अच्छा बनने के लिए हम अपनी पर्सनैलिटी में बहुत कुछ चेंज कर देते हैं जैसे हम नहीं हैं। अपनी आदतों को बदल देते हैं, अपनी हॉबीज़ को बदल देते हैं या अपनी चॉइस को बदल देते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आप जैसे हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप वही करिए। आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसे ही पसंद कीजिए, उसे ही आगे बढ़ाइए। और जो आप वो हैं जो हैं वो ही बने रहिए, बी योरसेल्फ। और आप देखिएगा कि आप जैसे हैं लोग आपको वैसे ही लाइक करने लगेंगे। जो आपकी खूबियों को पहचानेगा वो आपको अंदर तक जान जाएगा और आपको चाहने भी लगेगा। इसलिए दूसरों के हिसाब से अपने जीवन के डिसीजंस मत लीजिए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने डिसीजन लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। दोस्तों जो पहली खबर है वो कोविड-19 के जो केसेस हैं उसको लेकर है। इस न्यूज़ में बताया गया है कि कल रात जो हमारे देश में हैं, जो नए कोविड जो केसेस आए हैं वो 1.5 लाख केसेस आए हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि जो कोविड-19 के केसेस की जो ग्राफ है वो डिक्लाइन हो रही है लगातार हमारे देश में। जब से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई है और वैक्सीनेशन को बड़े स्तर पे बढ़ाया गया है, उसके साथ साथ जो केस हैं वो भी कम होते गए हैं। और उसी प्रकार से ये आपको ग्राफ में भी देखने को मिल रहा है। तो भारत में कल जो केस आए थे एक्टिव वो 1.5 लाख केस आए थे और उसी के साथ 3028 मौतें भी हुई थी। इसके अलावा भारत की औसत दैनिक जो परीक्षण की सकारात्मकता दर है उसमें भी बहुत गिरावट आई है। और अभी दर 9.4 थी जो पिछले सप्ताह 3.4 थी और वो अभी 9.4 आ गई है। उसमें 100 परीक्षण के लिए पहचाने जाने वाली जो सकारात्मक टेस्ट होते हैं, जो 100 में से जितने भी टेस्ट पॉजिटिव आते हैं वो टेस्ट की रेट होती है। परीक्षण सकारात्मक दर कहते हैं इसको, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट इंग्लिश में कहा जाता है। तो वो जो रेट है वो अभी 9.4 चल रही है ले, और जो कि पिछले सप्ताह 3.4 थी। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अभी जो टेस्ट करने की जो हमने नंबर है वो भी हमने बढ़ाया है। इसी वजह से जो नंबर बढ़ा हुआ है उसी वजह से टेस्ट की जो रेट है वो भी बढ़ी हुई आ रही है। तो ये अगर आप इसी तरीके से कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका दोस्तों पालन करते रहिए और अपने और अपने लोगों का ख्याल रखिए और बिना आवश्यकता के घर से बाहर मत निकलिए। तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे जो ये केस जो आज 1.5 लाख पर आए हैं ये भी कम होते होते ज़ीरो हो जाएंगे और कोविड-19 पर हम लोग काबू पा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में सर जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, उसने उसने जो 15 तारीख को जो अपना 17 मई को जो अपना वर्डिक्ट का वो रिज़र्व रखा था डिसीज़न, वो डिसीज़न आज दिल्ली हाई कोर्ट देगी। सेंट्रल विस्टा पे यह डिसीज़न आने वाला है। तो देखते हैं इसमें क्या डिसीज़न आज गवर्नमेंट देती है। और जो गवर्नमेंट की जो इसके अलावा जो लोग थे जिन्होंने ये पिटीशन लगाई थी, इन्होंने कहा था कि यह महामारी के टाइम पे इस तरीके से जो खर्चा करना, जैसा कि 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, इस प्रकार का खर्चा करना और इनको सेंट्रल विस्टा को रीमॉडिफाई वापस से करना अभी ठीक नहीं होगा। उसके अनुसार ही यह पिटीशन लगाई गई थी। तो देखते हैं हाई कोर्ट आज इस पे क्या डिसीजन लेता है। दोस्तों सेंट्रल विस्टा के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियां हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण योजना जो थी उसके अंतर्गत वर्ष 2019 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना को बनाया था। इस पुनर्निर्माण परियोजना में एक नए संसद भवन का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ ही एक केंद्रीय सचिवालय का भी निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक 3 किलोमीटर लंबा जो जनपथ है, दोस्तों आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि
इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक काफ़ी लंबा जनपथ है, उसे भी परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया गया है इस प्रोजेक्ट में। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में नॉर्थ व साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा और इसके स्थान पर नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। जो संग्रहालय हैं उनका स्थान भी बदला जाएगा। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है उसको भी स्थानांतरित कर दूसरी जगह पर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र के जो विभिन्न मंत्रालय और उनके विभागों के कार्यालयों का निर्माण करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। दोस्तों आप देखिए, इस जो पूरी परियोजना की लागत है 20,000 करोड़ है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है इस महामारी के टाइम पे, जब हम इतने बड़े संकट से जूझ रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पैसे को लेकर किल्लत में है। तो उसी समय पे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना और इतने लंबे प्रोजेक्ट को कैरी करना, उसके लिए क्रिटिसाइज़ होना लाजमी है। तो इसी वजह से ये हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई गई थी, जिसका डिसीजन आज हाई कोर्ट देगा। देखते हैं दोस्तों तो इसमें आगे क्या होता है। बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ पर। दोस्तों इस न्यूज़ में बताया गया है कि जो डायबिटीज़ है, एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उसमें कोविड-19 के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं तथा इनमें इन पेशेंट्स में जो मृत्यु दर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। एक अध्ययन के इस तथ्य को पुष्टि किया है कि अनियंत्रित मधुमेह अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जो होती है उससे ग्रसित जो लोग होते हैं उन्हें अगर कोविड-19 हो जाता है तो उन्हें खतरा अधिक रहता है। इस अध्ययन के दौरान भारतीय कोविड-19 में मरीजों का विश्लेषण किया गया है। जो विश्लेषण से यह पता चला है कि मधुमेह रोगियों में निमोनिया, श्वसन संकट सिंड्रोम, दिल का दौरा और गुर्दे की विफलता का खतरा भी अधिक बना रहता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उन्हें और केयर करने की ज़रूरत है, उन्हें और सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अनियंत्रित मधुमेह रोगी जो हैं उनमें कोविड-19 से जो मृत्यु दर है वो भी बढ़ी है। मृत्यु दर का मतलब आप समझते हैं, जो प्रत्येक 1 लाख लोगों पर जो मृत्यु की जो दर होती है उसे मृत्यु दर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह परसेंटेज के हिसाब से नहीं होती है। 1 लाख लोगों पर जो जितने लोगों की मृत्यु होती है उसे उसे मृत्यु दर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी रिसर्च कोविड-19 के रिसर्च को लेकर एक और आगे न्यूज़ आई है कि स्मोकिंग करने वाले लोगों में भी कोविड-19 की जो संभावना है वो अधिक पाई जाती है। स्मोकिंग करने वाले लोग जो हैं उनका इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक होता है, इसलिए जब उन्हें कोविड हो जाता है तो कोविड होने के बाद में उन्हें और उसे रिकवर करने में बहुत परेशानी होती है। आइए देखते हैं रिसर्च में क्या सामने आया है। डॉक्टरों का कहना है कि धूम्रपान न करने वाले लोगों की तुलना में धूम्रपान करने वालों में गंभीर कोविड-19 विकसित होने का खतरा होता है। और ऐसे में क्विट टम्बाको टू बी ए विनर इस वर्ष की वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम है। दोस्तों आपको बता दें कि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, जिसके अवसर पर यह क्विट टोबैको टू बी ए विनर इसकी थीम रखी गई है। दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, वर्ष 2021 तंबाकू की क्या थीम थी, ऐसा क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, तो इसे ध्यान रखिएगा। क्विट टोबैको टू बी अ विनर इस वर्ष की थीम है। और धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में गंभीर बीमारी विकसित होने और कोविड-19 से मृत्यु का जोखिम भी 50% अधिक रहता है, ऐसा इस रिसर्च में पाया गया है। इसके अलावा धूम्रपान करने वाले लोगों को कोविड-19 के जोखिम के साथ साथ कैंसर, हृदय रोग और श्वसन संबंधी बीमारियां होने का खतरा भी अधिक पाया गया है। साथ ही अध्ययन में यह भी पाया गया है कि धूम्रपान करने वाले लोगों में बीमारी से लड़ने की क्षमता भी काफ़ी कम होती है। तो दोस्तों इस रिसर्च में सामान्य सी बात यह है कि धूम्रपान करना, आप देखेंगे कि धूम्रपान करना वैसे भी कोई अच्छी बात नहीं है। धूम्रपान करना एक बुरी बात ही है, इससे हमारे फेफड़ों को नुकसान होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को नुकसान होता है तथा मुंह में भी खतरा बना रहता है। इसलिए और धूम्रपान में दोस्तों ये एक सबसे बुरी बात यह है कि धूम्रपान करने वाले को तो नुकसान पहुंचाता ही है, इसके धुएं से आसपास में जो लोग बैठे होते हैं या परिवार के जो लोग होते हैं उन्हें भी खतरा बना रहता है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम खुद की जिम्मेदारी भी लें और हमारे जो पारिवारिक लोग हैं या हमारे साथ के जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी लें
और तंबाकू को नो कहें, तंबाकू छोड़ दें। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे हैं, तो अगर आप इस दिन से शुरुआत करेंगे तो और भी अच्छा होगा दोस्तों। तो इस न्यूज़ में इतना ही है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस प्रकार की जो न्यूज़ हमें देखने को अभी भी मिल रही है, लोग बिना वजह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और पुलिस वालों ने जो है, यातायात पुलिस ने जो 4,480 लॉकडाउन के समय केस दर्ज किए हैं और 2,220 व्हीकल्स को जब्त किया है। दोस्तों यह बात बिल्कुल पक्ष में नहीं है, इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि एक और जहां सरकार लॉकडाउन का डिसीजन लेकर सब कुछ बंद कर रही है, बिजनेस को नुकसान हो रहा है, आर्थिक स्थिति देश की खराब हो रही है सिर्फ जनता के लिए कि जनता इस चीज़ से बची रहे। और उसके बाद में जो लोग जो जनता है, जो देश की जनता है, उसे भी बहुत नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन में वो अपने घरों में बैठे हैं, लोगों के पास में काम नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग अभी भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। दोस्तों आप इस बीमारी की गंभीरता को समझिए कि इस बीमारी ने 2 साल से देश ही नहीं पूरी दुनिया को जकड़े हुआ है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी है। ऐसी स्थिति में अगर आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे और उसे नहीं निभाएंगे तो दोस्तों हम इस बीमारी पर कभी भी काबू नहीं पा पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बेवजह अपने घर से बाहर ना निकलें और अपने घर वालों का और अपना ख्याल रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बिना वजह बाहर नहीं जाएं। इसी तरीके से हम इस बीमारी पर, इस महामारी पर काबू पा पाएंगे दोस्तों। तो आशा है आप लोग आगे से ऐसा नहीं करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस न्यूज़ में जो श्रीलंका है उसने अभी हाल ही में कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक बिल जो है उसे पास किया है। इस बिल में चाइना को इन्होंने अपने इस पोर्ट की पूरी कंप्लीट होल्डिंग दे दी है, जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर चाइना को सौंप दिया गया है। चाइना अब यहाँ पर अपने जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट करेगा इस एरिया में और इसे कंप्लीट कैप्चर कर लेगा। इसी के तहत जो भारत ने अपनी जो तमिलनाडु पुलिस ने अपनी जो कोस्ट गार्डिंग है उसे और भी सशक्त कर दिया गया है, उसे और भी बढ़ा दिया गया है। इसी के संबंध में ये न्यूज़ है, क्योंकि चाइना अब भारत से, चाइना का जो परमानेंट प्रेमाइसिस होगा वो भारत से ज़्यादा दूर नहीं होगा, इसलिए वो वहाँ पर क्या एस्टेब्लिशमेंट करेगा ये भविष्य में देखने की बात है। लेकिन अगर चाइना अगर खतरे की नीयत से अगर ऐसा कर रहा है तो अवश्य ही भारत को खतरा है। देखिए, देखते हैं इस न्यूज़ में और क्या है। श्रीलंका द्वारा कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल पारित किए जाने के बाद से तमिलनाडु पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस बिल के कारण हबनटोटा पोर्ट पर चीन का पूरा नियंत्रण हो गया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हबनटोटा पोर्ट है जिसे अभी श्रीलंका ने चाइना को सौंपा है। इस विधेयक के अनुसार 269 हेक्टेयर जमीन पर चीन की गतिविधियां होंगी। इस क्षेत्र को श्रीलंका ने विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में चीन को सौंपा है। इसका मतलब यह होगा कि प्रमुख चीनी प्रतिष्ठान दक्षिण तमिलनाडु से कन्याकुमारी से सिर्फ 290 किलोमीटर दूर होगा। दोस्तों देखिए कितना पास है ये, अब 290 किलोमीटर ही दूर होगा। 290 किलोमीटर एक देश से दूसरे देश कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। इसलिए अब तमिलनाडु पुलिस को सतर्क कर दिया गया है कि कभी कोई अगर अंदेशा हो तो हम तुरंत कार्रवाई कर पाएँ। आइए आपको बताते हैं हेबनटूता जो पोर्ट है वो किस जगह पर स्थित है। दोस्तों आप देखेंगे कि ये श्रीलंका है और ये भारत है, तो भारत से यहाँ पे तमिलनाडु का हिस्सा है। तमिलनाडु में जो लास्ट एरिया है ये कन्याकुमारी कहलाता है। इस कन्याकुमारी से अगर यहाँ पर ये जो एरिया है ये हेबनटूता पोर्ट है। इस पोर्ट की इधर से जो डिस्टेंस है वो 290 किलोमीटर ही बताई गई है। तो 290 किलोमीटर दोस्तों कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसे आसानी से तय किया जा सकता है। इतनी एरिया में तो मिसाइल भी आसानी से छोड़ी जा सकती है, इसीलिए इस एरिया को तुरंत अलर्ट पे रखा गया है और चीन की जो गतिविधियां हैं उसे देखने के लिए सजग रहने को कहा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
इस न्यूज़ में दोस्तों जो केंद्रीय सरकार है उसने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स अपने रिवाइज़ किए हैं और उन्हें फिर से पब्लिश किया है। तो देख याद रखिएगा, ये आपको कभी हेल्पलाइन नंबरों की ज़रूरत पड़े तो इन नंबरों को अपने पास में लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, अपने फ़ोन में भी सेव रखिएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जो हेल्पलाइन है वो 1075 है। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो चाइल्ड हेल्पलाइन है उस 1098 है। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन जो है वो 14567 है। और इसके अलावा मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिका विज्ञान संस्थान हेल्पलाइन जो है वो 08046110007 है। तो ये कुछ हेल्पलाइन हैं जो केंद्र सरकार ने कोविड के समय में चालू की हैं और इन्हें अभी वापस से रिवाइज़ किया गया है इन नंबरों को। तो इन नंबरों को आप अपने फ़ोन में सेव कीजिएगा। इन केस इमरजेंसी कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए या आपके किसी साथी को ज़रूरत पड़ जाए तो यह टोल फ्री नंबर आपके काम आएंगे। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये न्यूज़ भी कोविड-19 से संबंधित है। इस न्यूज़ में भी सीधे सीधे यह इशारा किया गया है कि अगर हमें इस पैंडेमिक से बचना है, इस महामारी से बचना है, तो वैक्सीनेशन को बहुत ब्रॉड लेवल पे करना होगा। वैक्सीनेशन को हमें बड़े स्तर पे बढ़ाना होगा। चूँकि हमारी देश की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो बहुत ही बड़ी है, इसलिए सभी को वैक्सीनेशन लगाना, जो 2 टाइम्स वैक्सीनेशन का सबका जो कोर है वो पूरा करना और इसके अलावा पॉपुलेशन को कोविड से भी बचाए रखना, यह देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इसे बढ़ाने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री से डॉक्टर्स ने यही उन्हें सजेशन दिया है कि वैक्सीनेशन को तेज़ी से बढ़ाया जाए, सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाए और वैक्सीनेट करने के बाद में जब इम्यूनिटी लोगों में डेवलप होगी, उस डेवलपमेंट से कोविड-19 से लड़ने में आसानी होगी। और कोविड-19 की जो एकमात्र जो उन्होंने चाबी सुझाई है, कहा है कि यही इसका केवल एक जरिया है, यही एक रास्ता है, वो वैक्सीनेशन को ही बताया गया है। वैक्सीनेशन के द्वारा ही वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाए लोकल लेवल पे और वैक्सीनेशन गवर्नमेंट की तरफ से भी सबको अवेलेबल किया कराया जाए। ऐसी स्थिति में ही हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे और लड़कर जीत पाएंगे। तो इस न्यूज़ में सिर्फ इतना ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जो न्यूज़ है वो कांजीरंगा नेशनल पार्क के लिए है। आप जानते होंगे काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो आसाम में स्थित है। तो आसाम गवर्नमेंट ने हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए जो कमांडो ट्रेनिंग है वो गार्ड्स की संख्या, फायर पावर गार्ड्स की संख्या जो बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन गार्ड्स को जो कमांडो ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा इनका जो कॉरिडोर है वो काजीरंगा का भी कॉरिडोर भी बढ़ाया जाएगा। इस कॉरिडोर में जो कमांडो ये रखे जाएंगे वो कमांडो को जो विशेष हथियार भी दिया जाएगा जिसे घटक राइफल्स कहा जाता है। इंडियन मेड कैशनिलो सीरीज़ की राइफ़ल है, इसे घटक नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कैशलिनो सीरीज़ का कौन सा मेंबर है इसमें से, तो घटक राइफ़ल का नाम आ सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रबंधन सारा सब प्रबंधन जो देखा जाता है वो आसाम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के अंतर्गत देखा जाता है। यही इनकी सुरक्षा, फॉरेस्ट गार्ड के रूप में इनकी सुरक्षा करते हैं। आसाम पुलिस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर जो नियर गुवाहाटी में है, वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग की जाएगी। इस न्यूज़ में सिर्फ इतना ही जानना काफ़ी है। अब कुछ काजीरंगा नेशनल पार्क जो है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है, यह तो आप जानते ही हैं। वर्ष 1916 में काजीरंगा को एक पशु अभयारण्य घोषित किया गया था। तत्पश्चात वर्ष 1938 में इसे आगंतुकों के लिए खोला गया और इसके उपरांत वर्ष 1950 में इसे एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। दोस्तों यह सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 5 बड़े नामों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें गेंडा आता है जिसकी प्रजाति है, जिसकी जनसंख्या 2401 है, बाघ है जिसकी जनसंख्या 116 है, हाथी है जिसकी जनसंख्या 1165 है,
एशियाई जंगली भैंस है तथा पूर्वी बारहसिंगा है जिनकी सम्मिलित जनसंख्या 1148 है। इसके अलावा यह दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी वाला स्थान है। ध्यातव्य है कि विश्व में एक सींग वाले गैंडे की पूरी आबादी का लगभग 68% यही है। दोस्तों देखिए 68% जो एक सींग वाले गैंडे हैं पूरी दुनिया के, वो भारत में पाए जाते हैं और भारत में भी काजीरंगा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वी बारहसिंगा हिरण की भी लगभग पूरी आबादी यहीं निवास करती है। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अवस्थित है, जिसमें पूर्व में गोलाघाट जिले की सीमा से लेकर पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी तक कलिया बोमोरो पुल स्थित है। इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्रों में कई अधिसूचित जंगली और संरक्षित क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें पनबारी रिजर्व फॉरेस्ट, देवपुर प्रस्तावित रिजर्व फॉरेस्ट, गोलाघाट जिले में, नगांव जिले में कुकराता हिल रिजर्व फॉरेस्ट, बागसे रिजर्व फॉरेस्ट, कामाख्या हिल रिजर्व फॉरेस्ट और देवपुर हिल प्रस्तावित रिजर्व फॉरेस्ट, सोनितपुर जिले में भुमरागौरी रिजर्व फॉरेस्ट, कार्बी एंगलोंग जिले में उत्तर कार्बी एंगलोंग वन्य अभयारण्य शामिल है। दोस्तों इन्हें आप ध्यान रखिएगा, इन रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से पूछा जा सकता है कि यह किस राष्ट्रीय उद्यान या किस रिजर्व पार्क के अंतर्गत आता है या किसका हिस्सा है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप इस पॉइंट को विशेष का ध्यान रखिएगा और इन नामों को भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थे। अब आपको बताते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की जो लोकेशन है वो किस तरफ है। दोस्तों ये जानते हैं आप, ये भारत का ऊपरी हिस्सा है। इस हिस्से में यहाँ ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अलावा यहाँ भूटान है और यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे आसाम है। आसाम की ये राजधानी गुवाहाटी है और गुवाहाटी से इस एरिया में जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है और इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश की सीमा शुरू होती है, इसके नीचे नागालैंड की सीमा शुरू होती है और यहाँ पर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यहाँ पर स्थित है। ध्यान रखिएगा इसकी लोकेशन। चलिए अब अगली न्यूज़ देखते हैं। इस न्यूज़ में दोस्तों ये चाइना पर आधारित न्यूज़ है। इसमें चाइना ने हाल ही में 15 तारीख को अपना रोवर जो है मंगल पर भेजा था। उसके बाद अब चाइना ने स्पेस स्टेशन के लिए अपनी कमर कस ली है और एक कार्गो जो है हाल ही में आकाश में भेजा है। इस कार्गो का नाम उन्होंने जो रखा है वो थियांगनोंग रखा है सेकंड के नाम से, थियानजोंग सेकंड के नाम से इस कार्गो का नाम रखा है। यह कार्गो स्पेस में जाएगा। जो चाइना जो स्पेस में स्पेस स्टेशन जो शुरू करने वाला है, मैन्ड स्पेस स्टेशन होगा ये, उसके लिए यह तैयारी की जा रही है और इस तैयारी के पूर्ण होने पर चाइना अपना स्पेस स्टेशन, मैन्ड स्पेस स्टेशन जो है वो अंतरिक्ष में स्थापित कर देगा और इसका एक मॉड्यूल तिहाने पहले ही भेजा जा चुका है। इस प्रकार यह जो स्पेस स्टेशन है उसकी तरफ चाइना बढ़ रहा है, जो कि जल्द ही पूर्ण होने की संभावना है। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी के द्वारा यह सारी गतिविधियां की जा रही हैं, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इस न्यूज़ में सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ। तो दोस्तों एडिटोरियल एनालिसिस में जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो आज फिर से ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और जो सेंट्रल का जो झगड़ा चल रहा है, टसल चल रहा है, उसके ऊपर ही निर्भर है। दोस्तों देखो, ममता बनर्जी अभी भी यही कह रही हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे अधिकारियों की कोई गलती नहीं है, उन्हें प्रिजाइड किया जा रहा है चुनाव हारने की वजह से या सरकार की वजह से। केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं कर रही है, ये सब बातें उनके द्वारा कही जाती हैं। आर्ग्यूमेंट चल रहा है अभी भी। एक तरफ जहाँ केंद्र सरकार कह रहा है कि आपने प्रधानमंत्री के आदेश की अवहेलना की है, उन्हें कम से कम 30 मिनट तक इंतज़ार करवाया, उसके बाद मीटिंग भी अटेंड नहीं करी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी यह कह रही हैं कि
उन्होंने मीटिंग अटेंड, प्रधानमंत्री जी की परमिशन लेकर वो गई थी, इसलिए उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की। उन्हें जो तूफान से ग्रसित जो क्षेत्र थे उनके दौरे पर निकलना था, इसी वजह से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई। और जो मुख्य सचिव थे उनकी इसमें कोई गलती है नहीं, तो इसलिए जो उनका आदेश सेंट्रल डेपुटेशन का किया गया है, सेंट्रल डेपुटेशन के आदेश को निरस्त किया जाए। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो मुख्य सचिव हैं, और इन मुख्य सचिव अभी 31 तारीख को ही रिटायर होने वाले थे। इन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन ऑलरेडी दिया हुआ है, जो सेंटर की तरफ से क्लियर किया हुआ है। तो इस एक्सटेंशन के अंदर ही उन्हें सेंट्रल डेपुटेशन पे बुलाया जाएगा। तो अभी भी ये लड़ाई जारी है, और इस लड़ाई में क्या निष्कर्ष निकलेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन अभी इस लड़ाई में सिर्फ इतना ही है कि आर्ग्यूमेंट का दौर ही अभी चल रहा है। तो इस एडिटोरियल में सिर्फ इतना ही है। दोस्तों दूसरे एडिटोरियल को देखते हैं। इसमें जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, उस निष्कर्ष के बारे में बताया गया है। दोस्तों जो लेखक हैं उन्होंने बताया है कि जीएसटी काउंसिल में जो डिसीजन लिया गया है, उस डिसीजन में कोविड-19 के को बेस बना के वो मीटिंग चालू की गई थी, लेकिन कोविड-19 से संबंधित कोई भी विशेष डिसीजन उसमें नहीं लिया गया है, और कुछ विशेष राहत भी नहीं दी गई है। एक और जनता जहां काम नहीं होने की स्थिति में और बेरोजगारी की स्थिति में त्रस्त है, वहाँ दूसरी ओर सरकार की तरफ से कोई भी रियायत टैक्स को लेकर या बिज़नेस को लेकर नहीं दी जा रही है, और इसके विपरीत जो है समय को आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात इसमें जो लेखक ने जिक्र किया है वो इस बात का किया है कि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जीएसटी काउंसिल जो है वो रिकमेंडेशन अपनी दे सकती है, रिकमेंड उसे लॉ में तब्दील नहीं कर सकती। लॉ में तब्दील करने के लिए फिर सरकारी तौर पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्रियों का समूह इन्होंने बनाया है अभी हाल ही में, जो 8 जून को जब जीएसटी काउंसिल की वापस से मीटिंग होगी, उस मीटिंग में अपनी राय और अपने इनके द्वारा जो सलाह दी जाएगी उसको रखेंगे कि कोविड-19 के इस दौर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसको लेकर 8 तारीख को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उस रिपोर्ट के हिसाब से जीएसटी जो डिसीजन लेगा, उन डिसीजन को भी कानून के तौर पर अवतरित होने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसी कंसर्न के साथ यह आर्टिकल छपा है। इस आर्टिकल में सिर्फ इतनी ही बात बताई गई है। दोस्तों जीएसटी काउंसिल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो आपको जाननी चाहिए। जीएसटी काउंसिल, जिसे हिंदी में जीएसटी परिषद कहा जाता है, यह एक वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह एक संवैधानिक निकाय है। इसे 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 101वां संविधान संशोधन था और आर्टिकल 279A में संशोधन किया गया था। ये दोनों बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके सदस्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री होते हैं। आपने देखा होगा कि जीएसटी परिषद में सभी वित्त मंत्री तो होते हैं, लेकिन जो एक कंसर्न तमिलनाडु के वित्त मंत्री के द्वारा अभी ये उठाया गया था कि उन्हें जो मंत्रियों का समूह बना है अभी कोविड-19 की सलाह और रिपोर्ट सौंपने के लिए, उसमें शामिल नहीं किया गया है। उनका कहना है कि बीजेपी शासित जितने राज्य हैं उन्हें उनके वित्त मंत्रियों को ही उसमें सदस्य बनाया गया है। तो देखिए, वित्त मंत्री जो होते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के, वो जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। इसके अलावा जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान के 75% भारित बहुमत होने के बाद ही लिया जाता है। अब दोस्तों 75% भारित बहुमत का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि केंद्र सरकार का जो वोटिंग का जो वेटेज होता है, जो उसका भार होता है, वो 1/3 माना जाता है। केंद्र सरकार अगर हाँ करती है तो उसका वोट 1/3 हो जाता है। इसके अलावा सभी राज्य अगर एक साथ मिलकर 2/3 वोट हो जाए, सभी राज्य अगर एक साथ मिलकर किसी चीज़ पर हामी दें, अपनी मंजूरी दें, तो उनका वोट 2/3 माना जाता है। इस तरीके से यह 2/3 और यह 1/3 मिलकर 3/4 हो जाता है,
और ये इसी बहुमत के द्वारा जो जीएसटी के जो निर्णय हैं उनको लिया जाता है। आप ध्यान में रखिएगा 75% भारित बहुमत का अर्थ यह होता है कि केंद्र सरकार का 1/3 वोट होता है और अन्य स्टेट्स का कुल मिलाकर 2/3 वोट होता है। तो इसके अलावा जीएसटी से संबंधित निर्णय लेना इस परिषद का मुख्य कार्य है। जीएसटी से संबंधित परिषद का निर्णय ही है जीएसटी काउंसिल ले सकती है। उसे कानून बनाने के लिए या उसे लागू करने के लिए लोगों के हित में एक कानूनी व्यवस्था अलग से है जिसे फॉलो करना होता है। तो जीएसटी परिषद के बारे में यह कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है जिसे आप ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चंस में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज के द हिंदू एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कोई आपके पास में सुझाव हो हमारे लिए तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमें फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।